फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 8। अब तक की एपिसोड्स में हमने ये देखा कि किस तरीके से ये मैथ्यू फैमिली और काफी सारे लोग जो कि इस अनजाने घोस्ट टाउन के अंदर फंस चुके थे, इवेंचुअली कॉलोनी हाउस में रहने वाले एक शख्स ने वहां का दरवाजा खोल दिया तो मॉन्स्टर ने आकर काफी सारे लोगों को जान से भी मार दिया। जहां पर अपनी जान बचाने के लिए कॉलोनी हाउस के लोगों ने आकर पोस्ट ऑफिस में रात गुजारने का डिसाइड किया। अब जहाँ एक तरफ विक्टर जंगल में भाग चुका था, वहीं पर जूली उस तिलस्मी पेड़ की मदद से अपने घर वापस लौट आई थी। और यहीं से ही एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां पर हम हैरान परेशान हुए बॉयड को देख पाते हैं, जिसने काफी सारे घरों, क्लिनिक और इस टाउन के अंदर होती हुई तबाही को देखा, जहां पर काफी सारे लोग जान से मारे गए थे। इस वक्त वह आकर कैनी से बातचीत कर रहा था और ये कह रहा था कि अब बस बहुत हुआ, हम यहाँ पर छुप करके जिंदगी भर तो रह नहीं सकते, किसी न किसी दिन तो हमें यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और कैनी अब वक्त आ चला है तुम्हें मेरी जगह लेने का, क्योंकि मैं भी हर बार यहाँ पर लोगों की सेवा नहीं कर सकता, किसी न किसी दिन तो मैं भी चला जाऊंगा। तो आज से बस यहाँ के शेरिफ तुम हो, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से जंगल में जा रहा हूँ, हो सकता है कि शायद वापस ना पाऊं, तब तक यहाँ के लोगों की देखभाल करना। और फिर वो सीधा चले जाता है पादरी के नीचे वाले सीक्रेट हाइडआउट में, जहाँ पर उसे सैरा मिलती है। अब यहाँ से कहानी और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि यहाँ से हमें वो दिन दिखाया जाता है जब पहली बार बॉयड अपनी वाइफ और अपने बेटे एलिस के साथ में रोड ट्रिप पर निकला था। तो यहाँ पर हम व्यूअर्स को मालूम चलता है कि बॉयड पहले आर्मी में था और अब वो रिटायर हो चुका था। अपनी बाकी की जिंदगी आराम से काटने के लिए वो बस एक बोट खरीदना चाहता था, जहाँ पर उसकी वाइफ टेली ने उसे एक बोट गिफ्ट करी और वही चाबी भी उसे हाथ में थमा दी। इस चाबी को हाथ में लेकर वो बहुत ज्यादा खुश था, मगर तभी अचानक से उन्हें वही रास्ते में गिरा पड़ा पेड़ नजर आया। आसमान में वही काले कौवे उन्हें घूरते हुए नजर आए और अब जैसा कि ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे, तो ये भी उस घोस्ट टाउन में चले गए और फिर हमेशा के लिए वहीं पर अटक गए। अब यहाँ से कहानी कई बार पैरेलल सीन्स में प्रेजेंट और पास्ट में आती जाती रहेगी, तो उन सीन्स के बीच में कंफ्यूज मत होइएगा। इस वक्त बॉयड सैरा को जंगल में लेकर जा रहा था और पूछ रहा था कि आखिर वो लोग तुमसे किस तरीके से बात करते हैं, क्या तुमसे मिलने आते हैं या फिर तुम्हें कुछ चिट्ठियां भेजते हैं या फिर किस टाइप के मैसेजेस तुम्हें मिलते हैं। जहां पर सैरा बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, उन सभी भूतों ने हमारे दिमाग पर कब्जा कर लिया है। जब उन्हें मुझे कोई मैसेज भेजना होता है तो वो सीधी मेरे स्किन के अंदर एनग्रेव कर देते हैं। अगर वो यहाँ पर हमें कैद करके रखना जानते हैं तो फिर बाहर जाने का रास्ता भी जानते हैं, मगर उनसे बात करनी जरूरी है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है जेड पर, जो कि इस वक्त कंफ्यूज था कि आखिर सिग्नल्स भेजते टाइम उसने अचानक से पुराने लोग जो कि सेना में भर्ती थे, उन्होंने उस पर हमला कैसे किया। जले हुए से दिख रहे थे और जान से मारना चाहते थे। ऐसा लग रहा हो मानो कि हम कोई सही काम करने वाले थे, मगर उस सही काम होते हुए उन्होंने रोक दिया। वहीं हम जूली को भी देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने घर में बैठी थी। वो अपने भाई, अपने मॉम डैड से मिलकर के काफी खुश थी। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें वहां पर जाना ही नहीं चाहिए था, देखो उस कॉलोनी हाउस में क्या हुआ, आज तुम कम से कम घर में हो, सेफ तो हो, हमारा परिवार एक साथ तो है। जहाँ पर जूली रोती हुई अपने मॉम को अपने गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं आज के बाद कहीं नहीं जाऊंगी। इसी बीच जेड सीधा आ जाता है अपने दोस्त जिम से मिलने के लिए और बताता है कि उस दिन जो मैंने उन आत्माओं को देखा वो मेरी आंखों का धोखा नहीं था, बल्कि इस सीक्रेट चिन्ह से जुड़ा हुआ कोई राज था। अगर हम कैसे तैसे हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो हो सकता है कि इस घोस्ट टाउन से बाहर भी हमारा संदेशा जा सके, मगर उसके लिए हमें यहाँ की सबसे ऊंची मीनार चूज करनी पड़ेगी, जो कि और कोई नहीं, वो है कॉलोनी हाउस, जिसकी देखरेख डोना करती है। तो हमें सबसे पहले डोना से परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं अगेन सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर इस वक्त बॉयड की फैमिली इस घोस्ट टाउन में पहुंच चुकी थी। इस वक्त उसकी मुलाकात पादरी से होती है। पादरी कहता है कि शायद तुम मुझे पागल समझो, मगर अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो तुम्हारा दिमाग हिला सकता है। रात होने वाली है, तुम्हें अभी गाड़ी से उतरकर मेरे साथ छिपना होगा। जहाँ पर बॉयड और उसकी वाइफ गन निकाल लेते हैं। पादरी कहता भी है कि तुम चाहो तो मुझे बाद में जान से मार देना, मगर इस वक्त मेरी बात मानो, गाड़ी से उतरो और यहाँ से छिपने की जगह ढूंढो, वरना सब के सब मारे जाएंगे। बॉयड को उसकी आंखों में विश्वास नजर आ रहा था, इसलिए वो उसके साथ एक सीक्रेट प्लेस पर छिप जाता है। यहाँ पर हम डोना और पुराने कुछ और भी लोगों को देख पाते हैं, जिन्होंने जमीन के नीचे एक सीक्रेट हाइडआउट बना रखा था, जो कि उन मॉन्स्टर्स की नजरों से काफी दूर था। ये लोग पूरी रात डर के मारे बस उसी छिपे हुए गड्ढे के अंदर बिताते हैं। वहीं प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट मॉर्निंग सीधा जिम पहुंच जाता है डोना के पास में और बताता है कि हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने यहाँ से बाहर कुछ सिग्नल्स ट्रांसमिट करने की कोशिश करी और हम उसमें 10% कामयाब भी हुए हैं, मगर 90% कामयाबी पाने के लिए हमें यहाँ की सबसे ऊंची मीनार की जरूरत है, जो कि कॉलोनी हाउस ही है। तो हम
तुमसे परमिशन मांगना चाहते हैं कि क्या यहाँ की टॉप फ्लोर की रूफ पर हम अपना एक टावर खड़ा कर सकते हैं ताकि सिग्नल्स वगैरह फॉरवर्ड किए जा सकें। तो डोना कहती है कि वैसे तो मुझे तुम्हें रोकने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये जगह मैंने खरीदी नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो मैं तो खुद तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। एंड देन यहाँ से ये लोग टावर बनाने में लग जाते हैं। एंड देन अगेन सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सुबह सुबह बॉयड की फैमिली जब ऊपर आकर इस घोस्ट टाउन को देखती है तो जो लोग भी उन मॉन्स्टर्स की चपेट में आए थे उनकी फटी हुई बॉडीज वहां पर मिली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उन सभी वहशी दरिंदों ने इंसानों को फाड़ फाड़ कर खाया हो और मांस का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो खून तक चूस लिया हो। जिसके बाद ये लोग डाइनर में बैठते हैं। पादरी उन्हें यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन देता है कि किस तरीके से हम लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं। रात को मौत का मंजर हमारे सामने घूमता है और हर रोज रात को हमें छिपकर इन्हीं गड्ढों के अंदर अपनी रातें बितानी पड़ती है, क्योंकि अगर इनके सामने आए तो ये लोग तो मौत का नंगा नाच नाचेंगे। अब यहाँ पर एक्स आर्मी सोल्जर होने के नाते बॉयड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देता है। हर एक गड्ढे में लिमिटेड लोग कर देता है और इसी के साथ ये भी इंफॉर्मेशन देता है कि हम हर बार सेम गड्ढों में नहीं छिपेंगे, हमें कुछ और भी गड्ढे बनाने होंगे जिनके अंदर दो चार लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बचा सकें। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम देख पाते हैं कि इस वक्त जूली और टबीता साथ में बैठे होते हैं उस गड्ढे के पास में और उसे खोदते रहते हैं और ये सोच रहे थे कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी निकलती कहाँ से है, क्योंकि अगर ये मालूम चल जाएगा कि इनकी पावर सप्लाई कहाँ से है तो हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हो जो इनकी हेल्प कर पाए। और यहाँ पर जूली अपनी मॉम से सॉरी भी मांगती है थॉमस के लिए। तो बेसिकली थॉमस इनका तीसरा छोटा भाई था जो कि छत से गिर जाने की वजह से सर फूटने पर मर गया था और टबीता अपने और भी बच्चों को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए जूली को यहीं पर रहने की हिदायत देती है, जहाँ पर जूली भी अपनी मॉम की बात को मानते हुए वहीं पर रहने का डिसाइड करती है। वहीं प्रेजेंट टाइम में हम ये भी देख पाते हैं कि टाउन में रहने वाले दूसरे शख्स जो कि अलग अलग घरों में रहा करते थे वो आकर स्टोर रूम पर हमला बोल देते हैं, जहाँ की टियान देखभाल करती थी। टियान बताती है कि देखो, मैं जानती हूँ इस वक्त मुश्किल की घड़ी चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो खाने पीने की चीजें हैं अगर तुम यहीं से चुराने लग जाओगे तो फिर हो सकता है कि बाकी के लोगों को बराबर खाना ना मिले। तभी वहाँ पर बॉयड भी पहुंच जाता है और उन सभी लोगों को शांत करता है और कहता है कि चोरी से कुछ नहीं मिलेगा, इस वक्त हमें सबकी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मैं और मैडम टियान मिलकर के सभी लोगों में बराबर खाना बांटने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए प्लीज आप लोग शांत रहिए। जिसके बाद सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। यहाँ पर पादरी बॉयड से बातचीत कर रहा था और बता रहा था कि यहाँ पर लोगों के रहने का ढंग बहुत ही ज्यादा अजीब है और इसी मूवमेंट से बॉयड ने ही ये पत्थर और फूल वाला ट्रेडिशन चालू किया था ताकि सेरेमनी के जरिए ये मालूम किया जा सके कि कौन लोग टाउन में रहना चाहते हैं और कौन लोग कॉलोनी हाउस में रहना चाहते हैं। और ये वही मूवमेंट था जहाँ पर एलिस ने अपने माँ बाप का साथ छोड़ दिया और तब से कॉलोनी हाउस में रहना शुरू कर दिया। प्रेजेंट टाइम में हम कैनी को देख पाते हैं जो कि बुरी तरीके से घबरा चुका था, क्योंकि उसे ज्यादा नॉलेज नहीं थी। एक तो वो चीनी भी था तो इनकी भाषा भी ठीक से जानता नहीं था, ऊपर से कोई भी टाउन के लोग उसकी बात नहीं मान रहे थे। बॉयड कहता है कि देखो, तुम्हें मजबूत बनना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ से निकलने का डिसाइड कर लिया है, चाहे भले मैं जिंदा लौटूं या फिर मरकर इस टाउन के लिए कुर्बानी कर दूं, मगर अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, तो तुम्हें तो हर चीज पर पकड़ बनानी ही होगी। एंड देन सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। ये वो मोमेंट था जब यहाँ पर खाने पीने की दिक्कत हुआ करती थी, मगर गाँव में हमेशा जानवर जिंदा रहा करते थे, जैसे कि बकरी, भेड़, गाय, कुत्ता और चूहे, बिल्ली। तो बॉयड पादरी को ये कहकर जाता है कि मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहां से शिकार करके लाऊंगा, तो उससे जो खाना मिलेगा कम से कम उससे हम जिंदा तो रह पाएंगे। हालांकि पादरी उसे जाने से मना भी करता है, मगर फिर भी बॉयड उसकी बात नहीं मानता और एक चाकू लेकर सीधा जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर कई दूर आगे जाने पर उसे एक छोटा सा घर भी दिखाई पड़ता है जो कि एक झोपड़ी टाइप सा बना हुआ था। मगर आते वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। बॉयड बहुत ज्यादा डर चुका था कि कहीं वो वैशी दरिंदे आकर बॉयड को जान से ना मार दे, मगर उनसे छिपने के चक्कर में वो एक झाड़ी के पीछे बनी एक छोटी सी गुफा में गिर जाता है। हालांकि उसके सामने बहुत सारे पेड़ की टहनियां बीच में आ जाती है और दूर खड़े ये वैशी दरिंदे उसे देख भी रहे थे, मगर उन्होंने अंदर एक कदम भी नहीं बढ़ाया। पूरी रात बॉयड उस गुफा के अंदर ही बैठा रहा। जब नेक्स्ट डे उसकी नींद खुली तो वहां पर उसने कई सारे पत्थर देखे जिनके ऊपर अजीब सी कलाकृति करी गई थी। तब जाकर बॉयड को समझ में आया कि ये पत्थर इन सभी वैशी दरिंदों को दूर रखता है। ये करीब गिनती में 15 थे और बॉयड यहाँ से सारे के सारे 15 पत्थर अपने साथ में ले जाता है। सीन अगेन प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एलिस की टूटी टांगों को देख पाते हैं। इस वक्त उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके फादर मिलने के लिए उसके पास आए थे और बताते हैं कि देखो बेटा एलिस, मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा से मुझसे गुस्सा थे, क्योंकि तुम अपनी मॉम की मौत का गुनहगार मुझे समझते हो, मगर उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन तुम भी वहां पर थे, तुम भी जानते हो कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए ही टेली को जान से मारा था। इसी बीच यहाँ पर फातिमा भी पहुंच जाती है, जो कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और एलिस को समझाती है कि देखो, चाहे कुछ भी हुआ हो, वो तुम्हारे फादर हैं, तुम्हारा बुरा नहीं चाहते। एंड देन सीन अगेन पास्ट में चला जाता है। ये वो मोमेंट
था जब बॉयड उन सभी 15 पत्थरों को लेकर के अपने साथ उस घोस्ट टाउन में वापस आ गया था। इसी बीच हम टैली को देख पाते हैं जिसके हाथ में गन थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम सभी एक नींद में सोए हुए हैं, जैसे ही हम मर जाएंगे हम अपनी असली दुनिया में वापस से लौट आएंगे, इसके लिए हम सभी को अभी मरना पड़ेगा। तो वो यहाँ से अपनी गन से शूट करना शुरू करती है, आसपास के 2-3 लोगों को मार देती है और जैसे ही उसके सामने एलिस आता है वो एलिस को भी शूट करने वाली थी, मगर तभी बॉयड ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी ही वाइफ पर 3 गोलियां दाग दी और कहीं उसके वाइफ का नाम खराब हो इस पूरे टाउन के अंदर, इसलिए उसने ये बात फैला दी कि टैली ही वो शख्स थी जिसने ये तिलिस्मी पत्थर गांव वालों को लाकर दिए ताकि आज तक हम अपनी जान बचा पाए हैं। आई होप कि ये पत्थर वाली गुत्थी भी आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर एक तरफ बॉयड अपने बेटे को अलविदा करके जंगल में निकल जाता है ताकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोज पाए। वहीं जिम, कैनी, डोना ये सभी मिलकर के एक मीटिंग अरेंज करते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को ये बताया जाता है कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक टावर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि सिग्नल्स आगे ट्रांसमिट किए जा सकें। इसके लिए हमें कई सारी लकड़ी, कई सारे तार, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसी के साथ कार की बैटरीज की हेल्प लगेगी। तो जिसके पास जो भी सामान अवेलेबल है प्लीज हमारी मदद कीजिए ताकि हम एक टावर क्रिएट कर सकें। और वहीं एपिसोड की एंडिंग में हम ये देख पाते हैं कि बॉयड इस वक्त जंगल में अकेला नहीं था, उसके साथ में सैरा भी थी और ये दोनों अपनी एक अलग जर्नी पर निकल पड़ते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो क्या अब चालाक सैरा उन वैशी दरिंदों के कहने पर बॉयड को ही जान से न मार दे, या फिर ये घोस्ट टाउन के लोग उस टावर को बना पाएंगे, और क्या ये तिलिस्मी पत्थर आगे इनकी और जान बचा पाएगा? इन सभी राजों से पर्दा तो इनके नेक्स्ट एपिसोड्स में ही उठेगा, जिसे भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।